दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन गुरु में। दोस्तों, आज मैं प्राचीन भारतीय इतिहास का अभी तक के बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर आया हूं। इसमें आप अभी तक के भारतीय इतिहास से जो भी क्वेश्चन बीपीएससी 1992 से लेकर 2019 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आपके सामने रखूँगा। इसमें आप क्वेश्चन और उसके आंसर को देखेंगे, साथ ही उसमें जो भी हो रहे हैं आपको उसको डील किया गया है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है मेहरगढ़ से। ऑप्शन में आपको अतरंजी खेरा, दम्द सदात, किसी गुल मोहम्मद, मेहरगढ़, और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी में 2015 के बाद जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो इसमें से जो भी पाँचों में से सही होता है, अगर एक से अधिक होता है तो भी ई मारते हैं, अगर एक कोई नहीं भी होता है तो उसका आंसर ई में जाता है, 5वां ऑप्शन आता है। तो लेकिन इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, मेहरगढ़ होगा। तो ठीक है, अब देख लिए। अब मेहरगढ़ के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव वसाव का क्षेत्र था। ईसा पूर्व मतलब ईसा के जन्म से पहले के समय को बोला जाता है। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। नवीन खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 7000 ईस्वी पूर्व से 9000 ईस्वी पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पे 6400 ईस्वी पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो मेहरगढ़ से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान शहर में स्थित है। यहाँ से 7000 से 5500 ईस्वी पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। मतलब आपको चावल और गेहूं दोनों का मिल रहा है। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईस्वी पूर्व में चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो 2 चीज़ हो गया। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, यहाँ से आपको क्या चीज़ का है, तो इसमें पूर्व में वहाँ पे भी आपको मिले हैं चावल के साक्ष्य, और दूसरा आपको प्रयागराज के कोल्डी हवा जो जगह है वहाँ भी मिल गया है। सेकेंड क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से किसो कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? ठीक है, पूरा पाषाण युग को, नवपाषाण युग को, ताम्रपाषाण युग को, लौह युग को। तो इसका सही आंसर है ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के औजार उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। तो यहाँ पे हो गया कि कौन सा हो गया, ताम्रपाषाण युग। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल, नीला, पांडु, नीला। तो आप इसका आंसर हो गया ए, लाल हुआ है। तो हड़प्पा के बर्तनों पे लाल रंग के हुआ है। अब इसको थोड़ा डील में देख लेते हैं। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर प्रयोग करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता है। परिपक्व अवस्था दौर में हाथ से चलित चाकू का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृत भांड। मृत भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृत भांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग एवं विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। ठीक है, तो हड़प्पा काल में जो भी मिट्टी के बर्तन बनते थे वो लाल रंग के होते थे, और अभी भी आप देखते होंगे कि मिट्टी के बर्तन अधिकतर लाल रंग जैसे ही होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 4th क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल,
प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। इसका सही आंसर होगा आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का काल प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। मतलब जब हम लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे उसके पहले के समय का काल होता है, वो प्रागैतिहासिक काल होता है। भारतीय इतिहास में 2500 BC से मतलब से 2600 BC तक का कालखंड आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। तो अगर क्वेश्चन में भी आता है कि सैंधव सभ्यता कौन सी काल की सभ्यता है, तो आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है ही, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ए, पक्की ईंट से बनी इमारत। 2, प्रथम असली मेहराब का इस्तेमाल हुआ है। 3, पूजा स्थल। 4, कला एवं वास्तुकला। और 5 जो है ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा पक्की ईंट से बनी इमारत। तो सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंट से बनी इमारतों का प्रचलन था। इसको डील में देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे का एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है, जिसे जिप्सन तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़ और नागपट्टनम। तो सही आंसर होगा लोथल। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका धौलीवरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल और उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आंसर इसका होगा बनावली। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो बनावली कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में है। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो RD बनर्जी, KN दीक्षित, MS वत्स, BA स्मिथ। तो इसमें होगा BA स्मिथ, उनमें नहीं थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता का जो उत्खनन हुआ था 1921-22 में हुआ था। तो उस समय कौन कौन थे उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926-27 से वर्ष 1933-34 के माघो स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में रखाल दास बनर्जी ने की और इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान KN दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ओरेल स्टीन, A घोष, GP जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि BA स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतीय वेद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि अब क्यों महत्व है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं को वर्णन मिलता है। तो ये सही है आपका। उसके बाद का भी ऑप्शन देख लेते हैं। मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर A हुआ। ठीक है, वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसको जैसे डील किया हुआ है वो पढ़ लेते हैं कि बोगजकोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इन अभिलेखों में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनमें नाम आर्य जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से ही होकर भारत में आए थे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी और पुरुषनी। तो इसका आंसर होगा पुरुषनी।
दसराज युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध पुरुषनी नदी वर्तमान नदी रावी तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं का एक संघ को हराया था। इस संघ में आर्यों का प्रमुख जन तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिनके पुरोहित विश्वामित्र थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का तो देखते हैं 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल। तो इसका सही आंसर होगा 9वां मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 9वें मंडल में सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित हैं। सोम आर्यों के प्रमुख पेय था। क्या होता है? सोम जो होता है वो आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ था, जिसे मुजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद में 10वें मंडल में 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इंद्र और उनका हाथी को, उर्वशी एवं स्वर्ग को, पौधे और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, और लास्ट है सोम और इससे पेय पर नामांकित देव। तो इसका होगा सोम, डी होगा इसका आंसर। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो उपनिषद में मिलता है, भगवत गीता में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है और यजुर्वेद में मिलता है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो इसका सही आंसर सी होगा। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो फर्स्ट है कुंडलग्राम, सेकेंड है पाटलिपुत्र, थर्ड है मगध और फोर्थ है वैशाली। तो इसका आंसर होगा कुंडलग्राम में हुआ था या कुंडग्राम में हुआ था। इसको डील में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, फिर आगे के क्वेश्चन पे जाएंगे। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य में प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ जात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व भी दिया गया है। तो आप लोग ऑप्शन को देख के एग्जाम में अपना बनाइएगा। इसी के आधार पर अन्य प्रकाशकों ने भी यही जन्मतिथि अपने पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। महावीर स्वामी का सही जन्मतिथि 599 ईस्वी पूर्व उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में दिया गया हुआ था। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व प्रकाशित हो चुका है। तो ध्यान रखिए, अगर ऑप्शन में 599 हो और 540 हो, अगर 4 ही ऑप्शन है तो 540 को सही मारिएगा, अगर 599 होगा तो 599 को। ठीक है। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में किस नगर में हुई थी? तो एक है राजगीर, सेकेंड है सांची, थर्ड है पावापुरी और फोर्थ है समस्तीपुर। तो उनकी जन्म हुई थी, जन्म उनका कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम में हुआ था, और मृत्यु उनका कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी में वैशाली के निकट कुंडलग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ जात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो बज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य था। 527 ईस्वी पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन है जमाली, योसूद, विपिन, प्रभास। इसका आंसर होगा जमाली। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नामक क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। उनका प्रथम शिष्य था। जमाली के बाद में महावीर का विरोध और बहुतारवाद नामक नए संप्रदाय की शुरुआत की जमाली ने बाद में। ठीक है। 11 अन्य प्रधान शिष्य जिन्हें गणधर कहा जाता था निम्न थे। कौन कौन थे? तो इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, तीनों भाई थे। आर्यव्यक्त, सुधर्मन, मंडीक पुत्र, मौर्यपुत्र, उसके बाद अकंपित, अचल मैत्रेय तथा प्रभाष, ये उनके शिष्य में आते हैं। ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व। 14 पूर्व प्रथम प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूति विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ए लुम्बिनी में, बी सारनाथ में, सी पाटलिपुत्र में, डी वैशाली में। तो आंसर होगा सारनाथ में। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे पहले ऋषिपतन, वर्तमान में सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख, दुख का कारण, दुख का अंत उससे संबंधित है। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? ए लुम्बिनी में, बोध गया में, कुशीनगर में और कपिलवस्तु में। तो इसका सही आंसर होगा कुशीनगर, जो उत्तर प्रदेश में है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली तथा कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की। अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पाबा पहुँचे। वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मद्दव खाने को दिया, जिससे उन्हें रक्तसार हो गया। भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद वे कुशीनगर मल्ल राज्य की राजधानी पहुँचे, जहाँ 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, मतलब उनके मृत्यु के तिथि को महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन की, हिंदू की, पारसी की या बौद्ध की? तो इसका सही आंसर होगा बौद्ध की। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, उसी को त्रिपिटक कहा जाता है। विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आधार की शिक्षाएं इसमें दी जाती हैं। सेकेंड, सूत पिटक महात्मा बुद्ध के वचन इसमें हैं तथा अभिधम पिटक दार्शनिक सिद्धांत इसमें बताए गए हैं। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो अहिंसा दोनों में समान है। वेदों के प्रति उदासीनता दोनों में है। आत्मदमन नहीं है। और रीति रिवाजों की अस्वीकृति ये तो था ही, तो सिर्फ आत्मदमन इसका समान नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। किस पीढ़ी का है? तो तृतीय, चतुर्थ, पंचम या षष्ठम। तो इसका होगा सही आंसर पंचम पीढ़ी का। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह वृक्ष नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ह्वेन-सांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद उस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कर्निंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह से संरक्षित और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक और 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पूर्व वर्मा तथा अंत में कर्निघम द्वारा लगवाया गया था। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है।
बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से ही बाहर कर दिया था एग्जामिनेशन के समय। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बराबर की गुफाओं का उपयोग किनके आश्रय गृह के रूप में किया गया? तो आजीविकों, थारुओं, जैनों तथा तंत्रिकों। तो इसका आंसर होगा आजीविकों। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपर नामक गुफा सर्वाधिक प्रसिद्ध है। आजीवक संप्रदाय के संपादक कौन थे? तो आनंद, राहुल भद्र, मखली गोसाल, उपाली। तो इसका सही आंसर होगा मखली गोसाल। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है उदयन, सेकेंड है अशोक, थर्ड है बिंबिसार और चौथा है महापद्मनंद। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की राजधानी रही थी। ठीक है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन में अजातशत्रु है, कलाशोक है, उदयन है, कनिष्क है, तो आप उदयन सही मारिएगा। हर्यक वंशीय शासक उदयन या उदयभद्र के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है। उसने राजगृह से इसी नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? ऑप्शन है शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। तो इसका सही आंसर होगा उदयन। ठीक है, मगध नरेश उदयन के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना है। उसने राजगृह से इसी स्थान पर अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। मतलब पहले राजगृह था जिसको स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र या पटना कर दिया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो मौर्य के द्वारा, नंद वंश के द्वारा, लिच्छवी के द्वारा या गुप्त वंश के द्वारा? तो लिच्छवियों के द्वारा। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्व प्रमुख थे। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या चंपा? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह, ये जिसको गिरिवज्र भी बोला जाता है, वो था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहदत्त का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगृह गिरिवज्र को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईस्वी में हुई थी। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो ए है मौर्य, बी है हर्यक, सी है नंद और डी है गुप्त। तो इसका सही आंसर होगा हर्यक वंश। मगध का शासक अजातशत्रु 492 ईस्वी से 460 ईस्वी पूर्व अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन के द्वारा कर दी गई थी। सैंड्रो कोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो इसका आंसर होगा विलियम जोन्स। ऑप्शन में है विलियम जोन्स, वी स्मिथ, आर के मुखर्जी, डी ए भंडारकर। तो इसका सही आंसर है विलियम जोन्स।
अब आगे देखते हैं। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है। तो सैंड्रोकोट्स आपको विलियम जोन्स हो गया और आपको प्लूटार्क है एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है। जबकि जस्टिन ने सैंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का भी उल्लेख किया है अपनी पुस्तकों में। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ए कर्निंघम, एच दानी, ब्यूलर और जेम्स प्रिंसेप। तो इसका आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का उद्घाटन या उद्वाचन किया था, किंतु उन्होंने लेखों के देवनाम प्रिय की पहचान सिंहल के राजा तिस ने कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई थी। अंततः वर्ष 1915 में मास्की कर्नाटक से प्राप्त अभिलेख में अशोक का नाम भी पढ़ लिया गया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक नियार्कस, आनेक्रियस, अरिस्टोबुलस तथा मेगास्थनीज थे। उनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते थे। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिनकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का स्रोत है। इंडिका के लेखक कौन थे? तो फिर वैसा ही क्वेश्चन, वही क्वेश्चन। तो विष्णुगुप्त, मेगास्थनीज, डायमेकस, पिलनी। तो इसका आंसर होगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इनके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इनकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य विक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। अतः इसका बी सही आंसर है, मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज किसका दूत था? तो सेल्यूकस का, सिकंदर का, डेरियस का, यूनानियों का। तो सही आंसर होगा सेल्यूकस का। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह आराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया, मतलब उसमें लिखा। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? तो ए है जालौन, सेकेंड अवंती वर्मा, थर्ड नंदीवर्धन, फोर्थ बृहदत्त। तो इसका आंसर होगा बृहदत्त। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा 184 ईस्वी में की गई थी और उसने शुंग वंश की स्थापना उसके बाद की थी। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है? जूनागढ़, भीतरी, नासिक या सांची। तो गुजरात के जूनागढ़ में रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उस पर अशोक द्वारा अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें दामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो ए है दशरथ, बी है बृहदत्त, सी खारवेल और फोर्थ है हुविस्क। तो इसका सही आंसर होगा खारवेल। कलिंग का चेदीय वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। ओडिशा प्रांत के भुवनेश्वर से 30 मील की स्थित दूरी पर वह उदयगिरी की पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एक स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। हाथी गुफा अभिलेख प्राकृत भाषा में है।
दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद इसके आगे का क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय इतिहास का क्वेश्चन दूसरे वीडियो में आएगा 50 से आगे का क्वेश्चन, ठीक है। तो 39 नंबर क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महामेघवाहन वंश से, चेदी वंश से, सातवाहन वंश से, भोजक वंश से, उपयुक्त में से कोई नहीं, उससे अधिक। तो इसका ए होगा आंसर, महामेघवाहन वंश। कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हाथी गुम्फा अभिलेख है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, कनिष्क, समुद्रगुप्त को बोला जाता है। इतिहास के विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी थी। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में भी मिलता है। इसके लेखक हरिसेन थे। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वो कौन था? तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, रामगुप्त। हुनों को पराजित करने वाला हुनों का सबसे पहला आक्रमण, भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी में हुआ था तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह पराजित हुए थे। यूएस राय के अनुसार इस हुन आक्रमण का नेता खुशनेबाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तत्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम में कई क्षेत्रों पर हुनों का कब्जा भी हो गया था। किस प्रकार की भूमि को अपृहत भूमि कहा जाता है? तो ऑप्शन है बिना जोती हुई भूमि को, सिंचित भूमि को, घने जंगल वाली भूमि को, या फोर्थ जोती हुई भूमि को। फिफ्थ उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका होगा बिना जोती हुई भूमि को। बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती नहीं की गई हो उसे अपृहत भूमि कहा जाता है। यह गुप्तकालीन राज व्यवस्था का एक पद है। चीनी यात्री संगयून ने भारत की यात्रा कब की थी? संगयून है, ठीक है। 515 से 520, 525 से 529, 545 से 552, 592 से 597। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर होगा इसका 515 से 520 ईस्वी, ठीक है। तो ए होगा इसका आंसर। चीनी यात्री सुंगयून 518 में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग, तारानाथ। तो इसका आंसर होगा हुएनसांग। याद रखने के लिए ह से हर्षवर्धन होता है, ह से हुएन होता है, तो आप याद रखिएगा और दोनों सही हो जाएगा आपका। हर्षवर्धन के समय में प्रमुख घटना चीनी यात्री हुएनसांग के भारत आगमन की थी। उनकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारत के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सीयूकी कहा जाता है। कलहन की पुस्तक का क्या नाम है? तो कलहन की पुस्तक का नाम ऑप्शन में है अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण और राजतरंगिणी। तो कलहन की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है, जो डी इसका आंसर होगा। कलहन ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। इस ग्रंथ की रचना कलहन ने जय सिंह 1127 से 1159 के शासनकाल में पूर्ण किया। चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की भी रचना की थी। तो अब है उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए बंगाल, बी बिहार, सी गुजरात, 4 डी तमिलनाडु, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा बिहार। उदंतपुर जिले उदनापुर भी कहा जाता है। प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी राजधानी या इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव, नरसिंहदेव, विजयदेव,
हरिदेव, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, तो इसका होगा नान्यदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव 1097 से 1098 ईस्वी तक थे। वे महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरगाट को बनाया था। कर्नाट वंश का शासनकाल 1097 से 1300 ईस्वी मिथिला का स्वर्ग युग कहलाता है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? ए हरि सिंह, बी राम सिंह, सी मती सिंह, डी श्याम सिंह और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका होगा हरि सिंह। ठीक है, ए आंसर होगा। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के समय। तो धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातीय जैसे अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हुआ था। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित और अनिर्वसित। इसमें से पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, फिर अगला वीडियो में आपको दूसरा क्वेश्चन दिया जाएगा आगे का। तो क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन है आपको ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी कश्मीर और डी राजगृह। तो इसका सही आंसर है कश्मीर, सी, जो चौथी और अंतिम संगति भी थी। तो इसका डील कैसे किया हुआ वो देख लेते हैं, फिर वीडियो समाप्त करते हैं। तो बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्य काल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अशोक घोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए थे। कनिष्क ने इसे ताम्र पत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाष शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्ष के पश्चात वैशाली में हुई थी और इसके अध्यक्ष आचार्य सावकमीर सर्वकामिनी थे। तो दोस्तों, हम लोग वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे भारतीय प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 बनाएंगे। फिर क्वेश्चन बच जाते हैं तो पार्ट 3 बनाएंगे। आप कंटिन्यूअसली वीडियो को देखते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये आपको बिहार एसआई में, बिहार बीपीएससी में या कोई भी एग्ज़ाम हो जो जीके से रिलेटेड एग्ज़ाम होता है उसमें आपको फ़ायदा करेगा ही करेगा। तो देखते रहिए। धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.